हेलो फ्रेंड्स, ये सोम का सेकेंड पार्ट है शॉर्ट नोट्स का रिवीजन का। ठीक है, इस वीडियो को जो भी आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। जनरल इंजीनियरिंग में भी ये पूछता है। ठीक है, इसको जेएसएससी जेईई के स्टूडेंट, बीपीएससी जेईई, डीएसएसबी जेईई, ठीक है, जितना भी एग्ज़ाम है एसएससी जेईई वगैरह सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो देखिए, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में पता होगा कि अगर वन डायमेंशन है, वन डायमेंशनल कोई मेंबर है, जैसे कि टाई मेंबर हो गया, स्ट्रट मेंबर हो गया, ठीक ठीक है, ये टेंशन मेंबर हो जाएगा। इस टाइप का अगर कोई मेंबर है तो इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर लिखना होगा तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस इक्वल्स टू जीरो। 2D सिस्टम में अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपका बीम वगैरह हो गया, ये तो आपका मेंबर हो गया, एक मेंबर जो कि सपोज एक छड़ ले लीजिए तो उसी टाइप वो क्या है, एक तरह का टाई हो गया, टेंशन मेंबर हो। ठीक है, चाहे कोई भी मेंबर आपका टेंशन मेंबर में, आपका रूफ ट्रसेस में जो टाई मेंबर होता है। और 2D सिस्टम में अगर बात करें हम तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो। ये हो गया आपका 2D सिस्टम में। 3D सिस्टम का बात करें स्पाशियल सिस्टम में तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस एट एनी, तो समेशन ऑफ मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का। ठीक है, देखिए आप शियर फोर्स मतलब अभी हम बताएंगे शियर फोर्स क्या होता है। अभी आप यहाँ पे शियर फोर्स मतलब ये समझिए कि किसी भी एक सेक्शन के अबाउट अगर स्लाइडिंग एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे शियर जनरेट हो रहा है और वहाँ पे जो फोर्स होगा शियर फोर्स होगा। ठीक है, शियर फोर्स आपका एक सेक्शन के किसी न किसी सेक्शन के अबाउट होता है, किसी किसी ने किसी सरफेस पर होता है। ठीक है सर, जो शियर फोर्स है एक तरह का एक वर्टिकल फोर्सेस ही है। ठीक है, क्या है शियर फोर्स, कैसे निकालते हैं शियर फोर्स? अगर किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर आपको निकालना है, या तो आप उसके लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए। अगर आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो जितना भी फोर्सेस है लेफ्ट में वो सब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो वो आपका उस पॉइंट के, उस सेक्शन के अबाउट आपका शियर फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? सपोज दैट ये आपका बीम, इस बीम में इस पॉइंट के अबाउट आपको, इस सेक्शन के अबाउट शियर फोर्स निकालना है तो या तो इस बीम के इस सेक्शन के अबाउट के लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए, दोनों में से किसी एक ही तरफ देखना है। लेफ्ट की तरफ में जितना भी फोर्सेस आ रहा है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उसको जोड़ घटाव कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, वो आपका उस सेक्शन के अबाउट में शियर फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि अगर इस सेक्शन के अबाउट हम लेते हैं तो इसके लेफ्ट वाले में नीचे वाला को हम नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाला को पॉजिटिव, और इसके राइट साइड में जिसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये आपका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। टू कीप द रिइंफोर्समेंट इन अ टेंशन एरिया वी हैव टू नो द टेंशन जोन। ये सब हम क्यों करते हैं? टेंशन जोन जानने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेंडिंग मूवमेंट में। तो ये आपका सैगिंग है, टेंशन हो रहा है नीचे में। ठीक है, सैगिंग में पॉजिटिव होगा, इसमें हॉगिंग में निगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका हॉगिंग मूवमेंट है। ठीक है, ये हम यहाँ पे दिखाए हैं कि सैगिंग में क्या होता है, स्माइल होता है, और इसमें क्या होता है, क्राइंग होता है। ठीक है, ऐसे ही बस समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, अगर इस तरह का आपका मूवमेंट आएगा ऐसे, तो उसको क्या लेना है, इस तरह के मूवमेंट को आपको पॉजिटिव लेना है, और ऐसे वाला जो आएगा उसको लेना है आपको नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट में। शियर फोर्स में हम बता दिया आपको कि इसके इधर साइड में इसको नेगेटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, इधर रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला को पॉजिटिव और ऊपर वाला को नेगेटिव। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एफ इक्वल्स टू, जो आपका यहाँ पे शियर फोर्स है वो dm बाई डी एक्स के बराबर होगा। शियर फोर्स जो होगा dm बाई डी एक्स के बराबर होगा। मूवमेंट जो होगा वो किलो न्यूटन मीटर में होगा, और ए एक्स जो होगा ये मीटर में होगा। ये आपका किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है?
जो मूवमेंट होगा ना, मूवमेंट का क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। F इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स, आप यूनिट से भी थोड़ा बहुत पकड़िएगा। तो यहाँ पे डी एम बाई डी एक्स का किलो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर, तो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन आ जाएगा फोर्स का। उसी तरह W इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा। W इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एक्स, तो ये आपका किलो न्यूटन और एक्स जो है मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। शियर फोर्स को हम F से डिनोट कर दिए हैं और बेंडिंग मोमेंट को M से डिनोट कर देंगे। रेट ऑफ लेडिंग जो हो जाएगा वो W किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एम बाई डी एक्स और डी एफ बाई डी एक्स W हो जाएगा। डी एम बाई डी एक्स जो है ये आपका स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, डी एम बाई डी एक्स। इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट और या फिर शियर फोर्स बोलेंगे। डी एफ बाई डी एक्स जो होगा ये होगा आपका स्लोप ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स या फिर रेट ऑफ लोडिंग हो जाएगा, ये आपका डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीम के बारे में हम बताएंगे कुछ आपको, कि एक बीम जो होता है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसपे कि ट्रांसवर्स लोडिंग आता है, और उस ट्रांसवर्स लोडिंग के वजह से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होगा उसमें, ठीक है। बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस जो विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। अब देखिए साफ्ट जो है ये टॉर्क को रेजिस्ट करता है, जो साफ्ट होता है वो किसको रेजिस्ट करेगा, टॉर्क को रेजिस्ट करेगा। टाइज और जो स्ट्रट होता है, टाइज जो होता है ये आपका यूनी एक्सियल टेंशन को रेजिस्ट करेगा, यूनी एक्सियल टेंशन मेंबर है ये टाइज जो है, और स्ट्रट जो है ये आपका कंप्रेशन मेंबर है। बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ये जो बीम है, ठीक है, इस पे आप लोड लगाते हैं, ये आपका क्या रेजिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करता है और शियर फोर्स रेजिस्ट करता है। द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। द पोर्शन ऑफ ए बीम इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट इज नोन एज शियर स्पैन, ठीक है, ये है आपका स्पैन, ठीक है। यह इस पोर्शन में, इस द पोर्शन ऑफ ए बीम विच इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट, यहाँ पे अगर शियर फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्पैन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट में, फ्री सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और रॉकर सपोर्ट। फ्री सपोर्ट, ठीक है, अगर आपका फ्री रहेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम इट इज ए सिंपलेस्ट सपोर्ट ऑन विच बीम रेस्ट फ्रीली एंड गिव्स ओनली वन रिएक्शन बिकॉज ओनली वन डिफ्लेक्शन इज रीस्ट्रेंड, ठीक है। तो ये है आपका फ्री सपोर्ट, ठीक है। और एक होता है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में आपका ऐसे रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन रहेगा, फ्री सपोर्ट में आपका एक भी नहीं रहेगा। बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये है आपका हिंज टाइप का सपोर्ट रहता है, बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट। इट इज सपोर्ट विच रिस्टेंड कंप्लीट मूवमेंट ऑफ बीम विथ इन पोजिशन एंड डायरेक्शन, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। एक बार इसके बाद हिंज और पिंड सपोर्ट और लिंक सपोर्ट, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। स्लाइडर सपोर्ट, देखिए अब हम आपको यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, ये होता है आपका फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये फिक्स होगा, यहाँ पे 3 रिएक्शन होगा। ये होगा आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे 1 रिएक्शन होगा। ये होगा आपका हिंज सपोर्ट, यहाँ पे 2 रिएक्शन होगा, एक ऐसे और एक इस तरह से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसमें सिर्फ वर्टिकल, इसमें आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट तीनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट में, स्लाइडर सपोर्ट इस तरह का कुछ, ये इसमें ये होगा आपका स्लाइडर सपोर्ट, इसमें 2 होता है, एक होता है आपका वर्ड हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फ्री कैंटिलीवर बीम, ये है आपका कैंटिलीवर बीम, ये आपका कैंटिलीवर, एक तरफ फिक्स सपोर्ट और एक तरफ फ्री सपोर्ट, कैंटिलीवर बीम। सिंगल ओवरहैंग बीम, एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर, और इधर क्या करेगा, ओवरहैंग पोर्शन रहेगा, ओवरहैंग पोर्शन रहेगा। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, एक तरफ फिक्स सपोर्ट एक तरफ प्रोप्ड रिएक्शन रहेगा। डबल ओवरहैंग में दोनों तरफ ओवरहैंग रहेगा, ये आपका डबल ओवरहैंग हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हिंज सपोर्ट और एक तरफ रोलर सपोर्ट, तो इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। इसको हम फिक्स्ड इंड बीम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंड बीम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब देखिए, ए कंटिन्यूअस बीम मे और मे नॉट बी एन ओवरहैंग बीम। कंटिन्यूअस बीम जो है
ओवरहैंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्पैन फॉर अ बीम, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड बियरिंग इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड bearing is called the effective span of the beam. The clear horizontal distance between the support is called clear span of the beam. ठीक है, क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो होगा आपका क्लियर स्पैन ऑफ द बीम होगा। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे शियर फोर्स, आपको हम बता दें कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स इज द algebraic sum of the forces either considering from the left of the section or right of the section। ठीक है, मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको अगर शियर फोर्स निकालना है तो वो या तो उसके लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए। उसी तरह मूवमेंट में भी है, जिस भी पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालना है उसके या तो लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए। लेफ्ट की तरफ जितना भी फोर्सेस है उसका जो मूवमेंट है उसको समेशन कर दिए प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें उस शियर फोर्स में भी वही होगा, वो आपका शियर फोर्स हो जाएगा ये, और वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डी एम इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। हम आपको क्या बोले कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स होता है। तो डी एम इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ बीम इक्वल्स टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द सेम टू पॉइंट, वो हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स। डी एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डी एक्स, मतलब चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन द सेम टू पॉइंट, ये हो जाएगा आपका। फॉर एम टू बी मैक्सिमम, अगर एम मैक्सिमम है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट डी एम बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, फोर्स होता है। कोई भी चीज़ को अगर आपका मैक्सिमम, कोई भी फंक्शन का अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एम बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, तो एफ इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ समझिए कि लोडिंग डायग्राम के हिसाब से उसका एस एफ डी और बी एम डी क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट कोई भी वेरिएशन नहीं है लोड का, कोई भी वेरिएशन नहीं है लोड का, तो वहाँ पे जब शियर फोर्स डायग्राम आप बनाइएगा तो वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, रेक्टेंगल होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और मतलब अगर सपोज दैट वेरिएशन नहीं है लोड का, यूडीएल नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट लोड है, ये सब है, तो यूनिफॉर्म होगा शियर फोर्स डायग्राम, कांस्टेंट होगा, रेक्टेंगल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और उसी का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हैं तो लीनियर होगा, इंक्लाइंड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ट्रिंगल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह अगर यूडीएल होगा, अगर आपका लोडिंग डायग्राम जो है अगर यूडीएल होता है, ठीक है, तो यूडीएल होगा तो शियर फोर्स क्या होगा, यूडीएल होगा तो शियर फोर्स क्या होगा बताइए। यूडीएल अगर होता है तो शियर फोर्स आपका लीनियर होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, ट्रिंगल होगा। ठीक है, और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसी का करना है तो 2 डिग्री पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला होगा, 2 डिग्री पैराबोला और स्क्वायर पैराबोला होगा। और यूवीएल होगा, लीनियर और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा अगर लोडिंग डायग्राम, तो उसका एसएफडी क्या होगा, 2 डिग्री पैराबोला होगा। एसएफडी क्या होगा, 2 डिग्री पैराबोला होगा, स्क्वायर पैराबोला होगा। ठीक है, और क्यूबिक पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स इक्वल्स टू जीरो और बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू नॉन जीरो कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू होता है। प्योर बेंडिंग के केस में शियर फोर्स होगा जीरो वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा नॉन जीरो एंड नॉन जीरो कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इलास्टिक कर्व जो होगा वो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ कर्व होगा। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होगा जहाँ पे कि बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा अपना साइन जो है, मतलब जो कर्वेचर ऑफ बीम अगर अपना जो डायरेक्शन है वो उसको रिवर्स करेगा तो उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बोलेंगे। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। द जोन इन विच द शियर फोर्स इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड शियर स्पैन। वैसा जोन जिसमें कि शियर फोर्स जो है नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसमें शियर स्पैन बोलेंगे। फॉर ऑल शियर टेस्टिंग शियर स्पैन इज कंसिडर्ड। ठीक है, फॉर बेंडिंग और फ्लेक्सुरल टेस्टिंग प्योर बेंडिंग जोन इज यूज्ड। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। एंड पे चला गया। ठीक है, ये हो गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोडिंग डायग्राम है और उसका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको।
W इक्वल्स टू डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा और आपका फोर्स इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग डायग्राम, इस तरह का लोडिंग डायग्राम है, मूवमेंट है, ये आपका फोर्सेस, ये मूवमेंट लग रहा है तो ये इसके वजह से जो लगेगा रिएक्शन ये होगा, तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा ये होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा उसका ये होगा। उसी तरह अगर यूडीएल है तो यूडीएल के केसेस में जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा ये होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पाराबोला होगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है तो पाराबोला होगा आपका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पाराबोला होगा। ठीक है, और इस तरह का रहेगा तो आपका जीरो स्लोप होगा, जीरो होगा, शियर फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूवमेंट है, तो यहाँ पे मूवमेंट लगेगा। ठीक है, उसी तरह से ये अगर डायग्राम रहता है तो इसका जो अगर शियर फोर्स डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो ये होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक पैराबोला होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह अगर कैंटिलीवर है और फ्री इंड पे एक आपका लोड लग रहा है, ठीक है, तो इसका अगर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर आएगा शियर फोर्स डायग्राम, क्योंकि शियर फोर्स सपोज दैट इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर आप राइट की तरफ देखिए, राइट की तरफ आपको पी दिख रहा है सिर्फ, तो पी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसके भी राइट की तरफ देखिए, पी दिख रहा है तो पी आपका पूरा का पूरा पी हो जाएगा। उसी तरह अगर मूवमेंट निकालना है तो इस पॉइंट पे अगर आपको मूवमेंट निकालना है तो इसके राइट साइड में देखते हैं तो पी इंटू एल, पी इंटू एल माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये आपका हॉगिंग मूवमेंट है तो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह अगर यूडीएल होगा कैंटिलीवर में तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा ये क्या होगा, ट्रिंगुलर होगा, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह का अगर डायग्राम रहता है, इस तरह का लोडिंग डायग्राम रहता है तो इसका जो है शियर फोर्स डायग्राम आपका ये होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये आपका डब्ल्यू नॉट एल बाई टू होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना होगा तो इस पॉइंट पे सपोज दैट बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जितना भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, 1/2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू नॉट, ये फोर्स लग रहा है, और आपका मूवमेंट कितना होगा, इधर से 2h/3 होगा तो 2 इंटू एल बाई थ्री, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह इसका भी ये होगा, और बेंडिंग में डायग्राम ये होगा। अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस केसेस में शियर फोर्स डायग्राम ऐसे आएगा। ठीक है, और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपका पैराबोलिक आएगा डायरेक्टली। उसी तरह अगर इसका लोडिंग डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम आपका 2 डिग्री कर्व आएगा, यहाँ पे 3 डिग्री कर्व आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री कर्व और 3 डिग्री कर्व। देखिए यहाँ पे पहले आप समझिए एक चीज़, फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है, इसमें अगर आपको सपोज दैट इस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, ये आपका डायग्राम है, सपोज दैट ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पे आपका शियर फोर्स निकालना है तो कितना होगा शियर फोर्स इस पॉइंट पे। आप लेफ्ट की तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ हम क्यों देखेंगे, क्योंकि इधर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, खाली सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन हम इधर देख लेते हैं तो मेरा आंसर मिल जाता है पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, और आपको राइट की तरफ देखिएगा तो नीचे वाला को पॉजिटिव लेते हैं। तो उसी तरह अगर बेंडिंग मोमेंट करना है तो यहाँ पे तो जीरो होगा, क्योंकि इधर आप देखिएगा तो कुछ नहीं है, और जैसे जैसे आप इधर आ जाएगा तो पी इंटू एल हो जाएगा लास्ट में, पी इंटू एल, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। उसी तरह सब में करना है। उसी तरह आपको इसमें भी क्या होगा, डब्ल्यू नॉट इंटू एल होगा यहाँ पे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होगा इसमें। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें आप करते हैं तो 2 डिग्री कर्व होता है, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट इंटू एल बाई 2, यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 और डब्ल्यू नॉट एल बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें करिएगा, उसी तरह सब में निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए डिजाइन शियर फोर्सेस क्या होगा, ये अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो इसमें डिजाइन फोर्स जो है वो शियर फोर्स होगा, और डिजाइन मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट होगा। इसमें आपका क्या होगा, एक्सियल फोर्स जो है वो डिजाइन होगा, एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन होगा। इसमें आपका डिजाइन फोर्सेस कौन सा होगा, प्योर बेंडिंग का केस है ये, इसमें शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ डिटर्मिनेट बीम एसएफडी एंड बीएमडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईआई, ईआई के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है अगर जो बीम है वो डिटर्मिनेट बीम है। डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम का क्या, अगर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी जो है जीरो आता है तो वो डिटर्मिनेट है, अगर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी जो है वो जीरो नहीं आता है तो वो इनडिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में कंडीशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्योर बेंडिंग है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग है,
शियर फोर्स नहीं है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, इसमें कंडीशन क्या होगा, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग का, बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो नन जीरो कांस्टेंट होगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा। बेंडिंग मोमेंट नन जीरो कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा, और शियर फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। एजम्पशन क्या है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग का? पहला एजम्पशन है आपका ईलर बर्नौलिस एजम्पशन, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो आपका टेंशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यंग्स मॉडुलस में, वो कंप्रेशन में बराबर होना चाहिए। और भी आपका एजम्पशन है, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग इक्वेशन क्या है, एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आई आर इक्वल्स टू एफ बाई वाई, ठीक है। एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बी बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर, ये आपका बेंडिंग इक्वेशन होता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। एफ जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस है, टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेशन होगा। वाई जो है वो लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर जो होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ये आपका बेंडिंग इक्वेशन है। ए आई जो कंबाइंडली होता है वो होता है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है ई आई, ठीक है। और आपका कर्वेचर जो होगा वो 1/r होगा, कर्वेचर जो होगा वो 1/r होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें से आपसे पूछ दे कि किसका बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपके सामने ये डायग्राम पूरा देखिए, क्वेश्चन आया हुआ भी है। आई सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन हो गया, स्क्वायर सेक्शन हो गया, तो और एक रेक्टेंगल ये भी हो गया। तो इस तरह का अगर आपसे पूछ दे तो इसमें से किसका जो है बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा जिसका सेक्शन मॉडुलस जेड का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, आई बाई वाई, या फिर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका होगा, और एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस कम होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, इसका जो पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल एक्सिस से काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, सेक्शन मॉडुलस आई बाई वाई भी ज़्यादा होगा। इसके बाद इसका होगा, क्योंकि इसका भी न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा दूर पे क्या है इसका पार्टिकल्स है। तीसरा नंबर पे ये होगा, चौथा नंबर पे आपका ये होगा, और पांचवा नंबर पे ये होगा, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसमें देखिए बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए आपका सेक्शन मॉडुलस रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें एक चीज़ और देखना है, जिसका भी न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका एक्सट्रीम फाइबर होता है उस पर जितना ही ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब डिस्टेंस पे होगा उतना ही ज़्यादा उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर सेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो 41.4% ग्रेटर होता है स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड सेक्शन का, ठीक है। और स्क्वायर सेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो 41.4% ज़्यादा होता है डायमंड सेक्शन के, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए स्ट्रेंथ स्क्वायर सेक्शन का, स्क्वायर का 41.4% ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड सेक्शन के, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड जो आपका बीम होता है, सॉलिड क्रॉस सेक्शन होगा, वो n इंटू स्ट्रेंथ ऑफ स्लाइस्ड बीम, ओरिजेंटल स्लाइस्ड, ठीक है। सपोज दैट ये आपका सॉलिड हो गया एक बीम, और ये आपका स्लाइस्ड बीम हो गया। स्लाइस्ड बीम मतलब यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, यहाँ पे इस सीरीज में कट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्लाइस्ड बीम हो गया, ओरिजेंटल स्लाइड्स ये आपका हो गया सॉलिड का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड का। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ स्लाइस्ड बीम वर्टिकल स्लाइड्स जो हो जाएगा, ये जो होगा ये आपका वर्टिकल स्लाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ स्लाइस्ड बीम वर्टिकल स्लाइड्स हो जाएगा। फॉर ए बीम, बीम के लिए रेक्टेंगुलर इज बेटर, रेक्टेंगुलर जो है बेटर है। फॉर कॉलम के लिए सर्कुलर बेटर होगा। डायमेंशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर कट फ्रॉम सर्कुलर लॉग बी इक्वल्स टू d/√3 होगा, ठीक है।
और b बाई एच इक्वल्स टू 1/√2 होगा, मतलब b इक्वल्स टू h/√2 होगा, b इक्वल्स टू h/√2 होगा और h इक्वल्स टू √2/3d होगा। ठीक है, b यहाँ पे विड्थ हो जाएगा, d जो होगा वो डायगोनल हो जाएगा और h जो होगा वो डेप्थ होगा। ठीक है, b h d ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये वाला ये जो सारा चीज़ है, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ये आपका डायमेंशन बेस वाला b है, ये h है, ये d है, तो b इक्वल्स टू d/√3, h इक्वल्स टू √2/3d, ये सारा चीज़ याद रखिएगा। फ्लिस्ड बीम, इसी को हम कंपोजिट बीम भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लिस्ड बीम को हम कंपोजिट बीम बोलते हैं, या आपका आरसीसी बीम होता है। कि हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस बीम के लिए वैलिड होता है। सो वी कैन यूज कंपोजिट बीम एज ए होमोजेनियस बीम बाय मॉडुलर रेशियो, देन वी कैन अप्लाई बेंडिंग इक्वेशन। तो इसमें आपका मॉडुलर रेशियो जो होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्शन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वीक सेक्शन, मतलब स्टील डिवाइडेड बाय वुड। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI होगा, अगर EI बढ़ेगा तो रिजिड ऑफ बीम बढ़ेगा, स्टीफनेस बढ़ेगा, Y बढ़ेगा और थीटा क्या होगा, कम होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए, डायमंड सेक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ स्ट्रेंथ, डायमंड सेक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ स्ट्रेंथ बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेक्शन मॉडुलस Z इक्वल्स टू 5.35% और बेंडिंग स्ट्रेस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5.35%। ठीक है, जो डायमंड सेक्शन होगा कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ स्ट्रेंथ, डायमंड सेक्शन को हम लोग वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन सेक्शन मॉडुलस 5.35% बढ़ा के और बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूस करके। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर सेक्शन, डेप्थ ऑफ कटिंग फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, डेप्थ ऑफ कटिंग हमको इस तरह से करना होगा कि जो ये आपका वाई वाला पोर्शन आएगा, ये आएगा आपका 0.00011 डी आएगा। ठीक है, वाई क्या आएगा, 0.011 डी, ये जो होगा आपका वाई आएगा। परसेंटेज ऑफ सेक्शन मॉडुलस अगर आपको इम्प्रूव करना है तो 0.7% इम्प्रूव करना पड़ेगा और बेंडिंग स्ट्रेस 0.7% रिड्यूस करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ वेट ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कुलर का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो 0.81:1.12 होगा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी इंटू एल स्क्वायर, अल्फा इंटू टी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच होगा। ठीक है, एल जो है वो स्पैन लेंथ होगा, टी जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा डेल्टा टी, और एच जो होगा वो होगा आपका डेप्थ ऑफ बीम, मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा टी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू एच, ये होगा आपका डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू एच होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम, देखिए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होता है। व्हेन बेंडिंग कपल्स डज नॉट एक्ट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द मेंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब व्हेन बेंडिंग कपल डज नॉट एक्ट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द मेंबर, जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपका मेंबर है, इसका आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है, ये है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन के अलॉन्ग अगर लोडिंग लगाते हैं तो वो आपका सिमेट्रिकल बेंडिंग होगा। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन मतलब अनसिमेट्रिकल अगर लगाएंगे हम लोग लोड, तो वहाँ पे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगा। तो व्हेन बेंडिंग कपल्स डज नॉट एक्ट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द मेंबर, तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। व्हेन मेंबर पोजेसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड लोडिंग एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन द लोडिंग इज कॉल्ड सिमेट्रिक बेंडिंग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, बेंडिंग इन प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग होगा। प्योर बेंडिंग, अगर शियर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट रन 0 कांस्टेंट वैल्यू होगा तो वो प्योर बेंडिंग होगा। प्योर बेंडिंग का ये आपका इक्वेशन है, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू E/R, जो पहले हम बता दिए थे। सिंपल बेंडिंग थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सिमेट्रिक। In deriving simple bending theory, it is assumed that Young's modulus is same in tension and compression। तो यहाँ से अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई होता है, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू M इंटू वाई, ये वाई उधर जाएगा, डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाता है। ठीक है,
वेयर I इक्वल्स टू I बाई Y इक्वल्स टू Z हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस अबाउट बेंडिंग एक्सिस। सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन इफ इट इज मोर देन द सेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, I क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG एक्सिस अबाउट विच बेंडिंग अकर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका वो क्या होगा सिग्मा मैक्स I बाई वाई होगा। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा मैक्स इंटू जेड हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए ये है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये आपका विड्थ है b और डेप्थ है d। ठीक है, इस सेक्शन के अबाउट में अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बी डी क्यू बाई 12 होगा। I एक्स एक्सिस के लॉन्ग y एक्सिस के लॉन्ग निकालना होगा आपको तो डी बी क्यू बाई 12 हो जाएगा। और सेक्शन मॉडुलस क्या होगा z इक्वल्स टू I बाई वाई होता है तो I इक्वल्स टू बी डी क्यू बाई 12 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू d बाई 2। तो यहाँ से 6 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो बी डी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर सर्कुलर सेक्शन है इसमें अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 होगा और वाई मैक्स जो होगा वो आपका डी बाई 2 होगा। तो आपका जेड इक्वल्स टू क्या होगा आई बाई वाई, आई का वैल्यू आपको पता है, वाई का वैल्यू आपका डी बाई 2 है तो पाई डी क्यू बाई 32 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर रिंग होगा तो आई एन ए न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग पाई आर क्यू इंटू टी होगा। ठीक है, पाई आर क्यू इंटू टी होगा और जेड का वैल्यू निकालना होगा तो पाई आर क्यू इंटू टी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस जो होगा वो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर पाई आर स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपका ट्रिंगुलर सेक्शन है तो ट्रिंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ट्रिंगुलर सेक्शन में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग तो बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा और वाई मैक्स इक्वल्स टू 2h बाई 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और आई अगर आप इस बेस के अलॉन्ग करते हैं तो बी एच क्यू बाई 12, ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं तो बी एच क्यू बाई 36, अगर आप इस एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं 1 एक्सिस के अलॉन्ग में तो बी एच स्क्वायर बाई 12 होगा, वाई मैक्स इक्वल्स टू 2h बाई 3 होगा तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई बाई वाई मैक्स होगा। तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू बी एच क्यू बाई 36 है डिवाइडेड बाई वाई मैक्स का जो वैल्यू होगा 2h बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बी एच स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है वो मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन है बीम के लिए। रोल्ड स्टील जो आई सेक्शन है वो आपका मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन है बीम के लिए। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन lateral stability of I section is higher as compared to the other section. Lateral stability of I section is higher. For I shape beam section modulus is higher in comparison to the other section. Its planes carry bending but the waves carry the shear. ठीक है, तो so we can have the large span with lesser weight of the material due to its shape. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि I shape beam section के लिए for I shape beam सेक्शन मॉडुलस इज हायर इन कंपेरिजन टू द अदर सेक्शन। ठीक है, इट्स प्लेन्स कैरी बेंडिंग अबाउट द वेव्स। ठीक है, इसका जो फ्लेंज होता है ये ज़्यादा सीयर रेजिस्ट सॉरी बेंडिंग रेजिस्ट करेगा और जो इसका वेव है वो क्या करेगा सीयर रेजिस्ट करता है। मतलब 80 से 90% जो सीयर है वो आपका वेव के द्वारा होता है और 80 से जो 90% आपका जो बेंडिंग है ये आपका फ्लेंज के द्वारा रेजिस्ट होता है। तो इन आई सेक्शन most of the material is positioned near the outer fibers, hence its moment of inertia is larger than that of the rectangular section. ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये आपको ऊपर में फिगर दिख रहा होगा। फ्रॉम द अबव फिगर मोर एरिया इन आई सेक्शन इज कंसंट्रेटेड नियर द आउटर फाइबर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम ये एक बार आपको बताए थे कि इस न्यूट्रल एक्सिस से अगर किसी भी शेप का जो डायमेंशन है वो जितना ही ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। इन ए बीम इफ बोथ बेंडिंग एंड शियर विल बी एक्टिंग टुगेदर देन द स्ट्रेंथ कंपेरिजन शुड बी ऑन देयर बेंडिंग ओनली। ठीक है, अब देखिए आई सेक्शन इज प्रिफर्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बिकॉज इन आई सेक्शन more than 80% of the bending moment is resisted by flange itself। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फ्लेंज पोर्शन है।
ठीक है। इस फ्लेंज पोर्शन के द्वारा 80 से लेके 90% जो मूवमेंट है इसी के द्वारा रजिस्ट होता है, बाकी जो है इसके द्वारा होता है। ठीक है। और जो आपका इन आई सेक्शन हैज हायर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लेंज इज अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इसीलिए आई सेक्शन को रेक्टेंगुलर सेक्शन से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है। अब आइए, रेडियस ऑफ गायरेशन आर इक्वल्स टू रूट आई बाई ए होता है। इट इज़ द डिस्टेंस एट विच द इंटायर एरिया must be kept as a strip in such a way that it will give the same moment of inertia as that of the original area। उसको आप क्या बोलिएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन बोलिएगा। ठीक है। इट इज द डिस्टेंस एट विच द एंटायर एरिया मस्ट बी केप्ट। रेडियस ऑफ गायरेशन इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द रोटेशन और बकलिंग। ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होता है, देन रेजिस्टेंस टू बकलिंग और रोटेशन इज मोर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है। आई रूट आर इक्वल्स टू रूट आई बाई ए हो जाएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट जेड एक्सिस इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो इस जेड एक्सिस के अलाउ में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये दोनों का समेशन होगा, ये आपका हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, जो कि नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस डिनोटेड एज आई एक्स एस एंड आई वाई वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये आपका डिफाइन होता है आई एक्स एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए, और आई वाई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी ए। ये आपका सब मैकेनिक्स में है। एक्स एक्सिस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई एक्स एक्स, तो वाई स्क्वायर डी ए होगा, और आई वाई वाई निकालना है तो एक्स स्क्वायर डी ए होगा। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? सपोज दैट आपको न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आपको सपोज दैट ये आपका एक आर्बिट्री एक्सिस है ए बी, इसके अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप न्यूट्रल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इनटू वाई का स्क्वायर करेंगे, या आपका वाई का स्क्वायर करेंगे, तो क्या निकल जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई ए बी निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है। आई एन ए प्लस आई ए इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अगर करते हैं तो आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार। ठीक है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं हम। देख, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई टू द बॉडीज विथ मास एंड वेट। अब देखिए, सेंट्रॉइड क्या होता है? ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि टोटल एरिया उस सेक्शन का कंसंट्रेटेड होता है। सेंट्रॉइड इज ए पॉइंट in a plane area such that the moment of inertia about any axis through that point is zero. The term centroid applied to the plane areas only. ठीक है। अब देखिए, बीम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेंथ और फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम। ठीक है। तो ये आपका ऐसा बीम है, इट इज द बीम इन विच मैक्सिमम स्ट्रेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। ठीक है। बीम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेंथ और फुल्ली स्ट्रेस बीम क्या होता है? इट इज द बीम इन विच मैक्सिमम स्ट्रेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा बीम जिसमें कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो बीम है, रेक्टेंगुलर बीम में लोडिंग दिया हुआ है यूडीएल, ये एल है, ये डब्ल्यू है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप कैलकुलेट करिएगा तो 3w एक्स स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का स्क्वायर होगा, और जो यहाँ पे अगर बी कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। अगर डी कांस्टेंट होगा तो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर b कांस्टेंट होता है तो d इक्वल्स टू डी स्क्वायर उधर जाएगा। सपोज दैट ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, तो डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो d प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर d प्रोपोर्शनल होगा तो b
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। ये कैसे आया, ये आपका ऐसे आएगा एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बी बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट जो यहाँ पे होगा डब्लू इंटू एक्स बाई टू होगा, ठीक है। और आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू डी बाई टू हो जाएगा। ये सब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं बता रहे, चलिए बता ही देते हैं। एम बाई आई इक्वल्स टू एम क्या बोले हम, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू डी बाई टू हो जाएगा। तो आपका क्या फार्मूला होता है, एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बी बाई वाई, एम का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, ठीक है। आई इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा बी और ये डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी, ये 2 छके 12 कट गया और ये 2 से 6 कट गया तो 3 हो गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया ना। अब यहाँ पे अगर अगर ये डी कांस्टेंट होता है तो बी एक्स इक्वल प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है, अगर ये कांस्टेंट होता है तो डी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह आप सब में निकालिएगा, उसी तरह इसमें भी आप निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मूवमेंट दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मूवमेंट क्या होगा, दूसरा होगा। तो यहाँ से आपको डी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स और बी प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट कॉलम चैप्टर, ठीक है। कॉलम हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, कॉलम बचा हुआ है और आपका बचा हुआ है, ठीक है। अभी 2 पार्ट और लगेगा, ठीक है, 2 पार्ट और लगेगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।